फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने कहा है जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो पीएल अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट प्रॉफिट को और पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांटता है। पीएल अकाउंट में जितनी भी चीजें आती हैं दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को घटाती हैं, बट जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आती है दीज आर डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट को घटा नहीं रही। तो हम कहते हैं कि जो भी चीजें हमें पार्टनर को दे रही हैं वो कहाँ पर आएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन, वो पीएल अकाउंट में नहीं रहेगी। अगर मुझे मैनेजर को सैलरी देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है, कुछ भी मैनेजर को देना है तो वो कहाँ आएगा, बट अगर मुझे पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है तो वो कहाँ आएगा। समझ आया, डन। अब ना हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जो हमें प्रॉफिट आया पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट पास ऑन होके आया, यहाँ पर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट बनाया यशिका, पीएल अकाउंट में यहाँ पर क्या आता है यशिका, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, राइट, कि मेरे पास नेट प्रॉफिट है 7 लाख। अभी 7 लाख किसका है, पार्टनर का। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो पूरा पूरा एक जना ले जाता, बट अब मेरा ओजस का और आरएन का है तो अब हम 3 में वो बटेगा, अब हम वो 3 में बटेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या दूंगी मैं, सबसे पहले नहीं, रैंडम कुछ भी दे दो, सैलरी, कमीशन, आईओसी, इसके अलावा कुछ मिलता है हमें नहीं। जो ये जनरल रिजर्व है ये पार्टनर को नहीं मिल रहा है, जनरल रिजर्व पार्टनर को नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, फर्म। हम पार्टनर ने डिसाइड करा है कि हम कुछ हिस्सा उठा के रिजर्व में डाल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में रिजर्व किस में से बनाना है वो अंडरलाइन कर लेना है, मतलब रिजर्व हम नेट प्रॉफिट में से बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर रिजर्व में से ये देखना, नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से हम वो बना रहे हैं। अगर तो नेट प्रॉफिट में से बना रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ये कोई भी अमाउंट, नेट प्रॉफिट का 5%, 10%, 12% हम गुल्लक में डाल देंगे। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है प्रियांशी, अगर कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दिस प्लस दिस माइनस ऑल, जो रिमेनिंग अमाउंट आए उसका 10% दिया, डन। समझ आया, गुल्लक में डाल दिया। अब आता है सैलरी, कमीशन और आईओसी। सैलरी कोई डीप में नहीं जाना, सैलरी पर मंथ दे रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, प्रॉपर अमाउंट पर एनम वाला दिया हुआ है तो वही रहने दो, क्वार्टरली दे रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। सैलरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स अ सिंपल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज कमीशन। कमीशन में भी कोई 30 मार खान नहीं है। कमीशन में 2 चीज देखनी है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है या बिफोर चार्जिंग कमीशन है। कमीशन को चार्ज करने के बाद अगर मैं कमीशन दे रही हूँ तो उस परसेंटेज के नीचे आ जाता है। मतलब अगर मान लो मैं कह रही हूँ मैं 8% क्या दे रही हूँ, कमीशन क्या दे रही हूँ, 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, मतलब कमीशन को चार्ज करने के बाद मैं 8% का प्रॉफिट दे रही हूँ। तो जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है, जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है उसका 8/108 हो जाएगा। 10 है तो 10/110, 12% है तो 12/112। आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद, यार हमें कमीशन ही नहीं पता हम उसके चार्ज करने के बाद कैसे देंगे। बट अगर बिफोर चार्जिंग है, मतलब कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है, चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10%, तो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका मैं 10% दे दूंगी या 8% दे दूंगी। आफ्टर चार्जिंग में हम प्लस करते हैं, डन। कमीशन समझ आया, इसमें और कोई चीज नहीं है। अब आ जाओ आईओसी। यस, आईओसी इज अ बिग डील। आईओसी कहता है पहली बार आईओसी तब दिया जाएगा जब मेरे पास प्रॉफिट हो। अगर आईओसी लॉस है तो आईओसी कमीशन सैलरी दी नहीं जाती। अगर तुम्हारा लॉस है तो तुम सैलरी कमीशन आईओसी एट एनी कॉस्ट नहीं दे सकते। मैम लॉस नहीं है बट
इतना प्रॉफिट भी नहीं है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तुम्हारे पास, मैंने भी कल भेजा था ना, कल नहीं आज भेजूंगा, तुम्हारे पास प्रॉफिट 1 लाख है, आईओसी देना है, एक को देना है 1 और एक को देना है 40, तो मेरा टोटल कितना हुआ? 2 पार्टनर को, एक पार्टनर को 1 देना है और एक पार्टनर को 40 देना है, तो मुझे टोटल कितना देना है? 160। बट मेरे पास प्रॉफिट कितना है और देना कितना है? तो मैं क्या करूंगी? रेशियो निकालूंगी और प्रोपोर्शनल बेसिस पे बांट दूंगी। डन? समझ आया कि मैम कैसे? 1 एक को देना है और कितना? 40 एक को देना है, तो मेरा 3:1 आ गया और मेरे पास है कितना? 1 लाख, तो मैं 75,000 इसको दे दूंगी और 25,000 इसको दे दूंगी। डन? अगर लॉस है तो नहीं दूंगी। एक बच्चे ने कहा था मैडम अगर लॉस है तो ऐसा करो, पहले आईओसी दे दो, यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है, तो यहाँ लॉस उतरेगा ना, लॉस यहाँ उतरा, आप लॉस आपका 70,000 है, अब आईओसी भी दे दो 160, ज्यादा बन गया और फिर बांट दो लॉस को। ऐसा नहीं होगा। समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारा लॉस है तो आईओसी दिया ही नहीं जाता। हाँ, अगर लॉस है तो आईओडी ले लेते हैं बट आईओसी देते नहीं। रिपीट करूं? समझ आ गया? पक्का? तो और आईओसी अब हमने क्या पढ़ा कि अगर लॉस है तो देंगे ही नहीं, अगर लॉस अनएप्रोप्रिएट है, कम है, तो हम उसे प्रोपोर्शनल बेसिस पे बांट देंगे। थर्ड, आईओसी किस पे दिया जाता है? ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। आईओसी इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। हेलो, गुड मॉर्निंग। आईओसी किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग दिया हुआ है कार्तिक, तो हमें कहां पर आना पड़ेगा? ओपनिंग पे। राइट डाउन द फॉर्मूला। हम क्लोजिंग पे कैसे जाते हैं? इधर देखो, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो मैं क्या कहती हूँ? यार ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में मैं माइनस करूंगी ड्रॉइंग, प्लस करूंगी एडिशनल कैपिटल, प्लस करूंगी प्रॉफिट। ये तो ये हो गया। इसके अंदर आईओसी और आईओडी है तो वो भी कंसीडर करूंगी। आईओडी मैंने दिया है ना, माइनस आईओडी प्लस आईओसी, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। यार मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं मैं ओपनिंग यहाँ खड़ी हूँ। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितनी थी? 10 लाख थी। उसमें मेरे पास ड्रॉइंग माइनस हो जाएगी, माइनस होगी ना, मैं घट जाऊंगी, और एडिशनल करूंगी तो बढ़ जाऊंगी, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। मान लो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो तो क्या मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकती? निकाल सकती। तो हमेशा आईओसी किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। अच्छा, 1 मार्कर में ये भी आ सकता है कि मान लो मैंने कह दिया कि मेरी ओपनिंग कैपिटल इतना है और मैंने बीच में एडिशनल कैपिटल इतना करा, तो हम 2 टुकड़ों में बांट लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल से एडिशनल कैपिटल तक पर इतना, और फिर जिस दिन मैंने एडिशन करी तो उसके अंदर प्लस करके अलग। मान ले मेरे पास 4 लाख ओपनिंग थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने तो मैं 4 लाख पे दूंगी, और मैंने फिर 1 लाख और कर लिया था, फिर 5 लाख हो गया, तो बाकी के 9 महीने पे 5 लाख। नहीं समझ आई? आईओसी समझ आया? किस किस बात का ध्यान रखना है? पहला, ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है। दूसरा, लॉस है तो दे नहीं सकते। तीसरा, अगर प्रॉफिट कम है तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे दी जाती है। डन? अब एक और आईओसी की बात। आईओसी अगर रिटर्न ना हो तो आईओसी इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। बट sometimes it's written in your book as well, 2-3 illustration and back exercises there. अगर वो मेंशन कर दे कि आईओसी इज चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम ये आईओसी कहाँ लिखेंगे? डन? अगर मेंशन नहीं है तो यहीं आएगी सारी चीज, अगर मेंशन है तो समझ आ गया? डन? आईओसी के ऊपर और कुछ नहीं। आईओसी समझ आ गया? जनरल रिजर्व समझ आ गया? जनरल रिजर्व में हमें देखना है कि वो गुल्लक नेट प्रॉफिट में से बना रहा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से निकाल। डन? अब आ जाओ पीएल अकाउंट।
ये नेट प्रॉफिट इसमें से आ रहा है। अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये कहा था कि गाइस जितना भी सब कुछ पार्टनर को दिया जाता है वो कहाँ आता है, बट एक्सेप्शंस टू रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब मान ले मैं ओजस और आर्यन पार्टनर्स थे, ओजस के पास एक प्रॉपर्टी थी और ओजस ने कहा कि यार तुम बाहर क्यों कर रहे हो, ये भी तो मैंने रेंट पे चढ़ाई रखी है, मेरा आता है 1 लाख रुपए महीना। हम ऐसा करते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जो मैंने कहा ठीक है ओजस, तू बाहर वाले से 1 लाख लेगा, तू फर्म से 1 लाख रुपए पर मंथ ले लियो। तो जो ओजस को हम मतलब फर्म जो ओजस को 1 लाख रुपए रेंट देगी वो ओजस को दे रही है, वो ओजस के अकाउंट में आएगा, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट नहीं होगा। फिर ओजस कहेगा ये सही है, मैं बाहर वालों को भी तो देता ही ना, तो मेरे उसमें थोड़ा ना ऐड करोगे, वो तो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ब्याज आ रहा है, रेंट आ रहा है। डन। तो रेंट इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वेदर मेंशन्ड और नॉट। डन। तो अगर इसमें है और वो क्वेश्चन में लिख दें कि रेंट है बट अभी तक हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है, तो हम जो नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें से हम रेंट पेड माइनस करेंगे। डन। दूसरी चीज एक्सेप्शनल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आर्यन ने फर्म को लोन दे रखा था 6 लाख रुपए का, तो फर्म को उसके ऊपर क्या देना था, ब्याज, इंटरेस्ट। अब वो ब्याज भी कहाँ आएगा, पीएल। वो किस में आएगा, पीएल अकाउंट में। वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भले ही हम पार्टनर को दे रहे हैं बट वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में वो ब्याज भी माइनस नहीं कर रखा, इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना, क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, हड़बड़ी में क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले ही प्री फोकस होके क्वेश्चन मत पढ़ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैम शट डन। तो ये दोनों चीज हम माइनस करेंगे, बोथ इंटरेस्ट एंड, कहीं लिख नहीं रखा है यहाँ पर, रेंट एंड नहीं गिरा ना, रेंट एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देयरफॉर नेट प्रॉफिट में से क्या आएगा, वो माइनस। समझ आया। एमसीक्यू भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बात समझ आ गई। नेट प्रॉफिट लिख लेंगे हम। नेक्स्ट वन इज IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर सिमिलरली एमसीक्यू फॉर श्योर है, आएगा ही आएगा, हम उसे टाल नहीं सकते। अब IOD कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहता है कि मेरे ना बहुत सारे हैं, एक सेकेंड, IOD के लिए मुझे बहुत सारा वो चाहिए, क्या क्या हो चुका है। IOC समझ आ गया, IOC के चारों पॉइंट समझ आ गए हैं। लॉस है तो सैलरी कमीशन, लॉस है भी तो भी हम रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। बताऊं कैसे, ये ऋषिका ये आ रहा है वीडियो में, चेक करो ये वीडियो में आ रहा है कितना एरिया, प्रॉपर नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, मेरा ना लॉस था, अच्छा क्वेश्चन में ये भी गड़बड़ कर देंगे, नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था 1 लाख का, वो कह रहा है बांट दो, लेकिन ना रेंट और इंटरेस्ट दोनों भी नहीं दो। रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ और ब्याज है 60,000 रुपये पूरे साल का। तो क्या नेट प्रॉफिट में से 10,000 पर मंथ है, 1,20,000 और 60,000, क्या 180 माइनस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर मैं लाख में से 180 माइनस कर दूंगी तो क्या ये नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या मेरा ये नेट लॉस 80,000 का कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 80,000 का लॉस कन्वर्ट हो गया और अब उस 80,000 को हम लॉस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
समझ आ गया? समझ आ गया? कार्तिक पूछो, तो बोलो क्या समझ लास्ट सेंटेंस दोबारा बोलो। ठीक है, अगर बच्चा मेरा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, मेरा प्रॉफिट क्या था 1 लाख रुपए, मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, तो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या मैं बाय पीएल अकाउंट 1 लाख नहीं लिखूंगी? लिखूंगी, बट उस क्वेश्चन में लिखा था कि ना रेंट और इंटरेस्ट अभी तक हमने दिया नहीं है, और रेंट और इंटरेस्ट हुआ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं आएगा। तो जो इसके ऊपर पीएल अकाउंट बनता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1 लाख था, क्या मैं यहाँ पर दोनों खर्चे नहीं बुक करूंगी? रेंट भी लिखूंगी यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिखूंगी। रेंट एक 20 है और इंटरेस्ट 60,000 है। 1 20 और 60 कितना हो गया? 1 80। कितना हो गया? मेरे पास प्रॉफिट ही कितना था? 1 लाख। तो क्या मैंने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया? नेट लॉस 80,000 का, तो अब नेट लॉस यहाँ उतरेगा बाय पीएल 80,000। पलक शांत, नहीं समझे? अब ये 80,000 का लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन? पक्का? आगे बढ़ू। कमीशन आफ्टर बिफोर हो गया। मैनेजर कमीशन इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स कमीशन। मतलब पार्टनर्स कमीशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, बट मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर मैनेजर की भी कमीशन है तो वो कहाँ आएगी? पीएल। डन? ऐसा कुछ जो मैंने छोड़ दिया हो? यस। ये अब सुनो मेरी बात, अगर एमसीक्यू में या फुल फ्लेज 4 नंबर में भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना ना आए और तुम्हें जर्नलाइज आ जाए, तो क्या होता है? सबसे पहले होती है ड्यू की एंट्री और फिर होती है ट्रांसफर की एंट्री। हम 11th क्लास में जाते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, पहले हम जर्नलाइज करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं। जब हम जर्नलाइज करते हैं और जब हमने रेंट दिया होता है, सैलरी दी होती है, तो क्या एंट्री करते हैं? रेंट हमारा खर्चा होता है, सैलरी हमारी खर्ची होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हैं। और फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं पीएल में ट्रांसफर करने के लिए? पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। नहीं याद आया? पहली एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, के इतना इतना मेरा रेंट हुआ। और जब हम पीएल में डालते हैं तो पीएल के डेबिट साइड में डालते हैं ना, तो ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। इज दैट क्लियर? करते हैं ना। ऐसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन में पहले मैंने एंट्री क्या करी? ड्यू। सैलरी मेरा खर्चा है, सैलरी अब खर्चा नहीं मतलब सैलरी मेरे को देनी है, उसकी कैपिटल बढ़ानी है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि मुझे ना 1,20,000 सैलरी दे दी, कैपिटल बढ़ा दी। अब मैं कहाँ डालूंगी? पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, सीज अकाउंट के सैलरीज। समझ आया? ऐसे कर सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन को सैलरी में दिया फिर सैलरी। वैसे टेक्निकली पहले ड्यू होती है और फिर ट्रांसफर। हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते पीएल टू सैलरी और फिर हो सकता है वो नंबर दे भी दे, बट टेक्निकली अब तो तुम पढ़ के जा रहे हो ना, बिना पढ़े तो तुम कर लेते, लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना सारी एंट्री पता है कैसी होगी? सारी, और फिर ट्रांसफर एक साथ होती है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज टू सीज, ये एक साथ कर ली। अब जब हम ड्यू तो हमने अलग अलग कर ली, हम ट्रांसफर एक साथ कर सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू आइटम्स। समझ आया? दिस इज ऑफ एंट्री ड्यू एंड दिस इज ऑफ ट्रांसफर। और इससे पहले इसकी एंट्री करनी मैंडेटरी है। इसकी एंट्री क्या हुई? पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ आ गई? पहली एंट्री फिक्स्ड पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरी तीसरी चौथी के पहले ड्यू कर दो फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू कर दो फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू कर दो फिर ट्रांसफर। लास्ट एंट्री प्रॉफिट आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट। इसको ड्यू नहीं करते, इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डन?
सॉर्टेड। जर्नल एंट्री से डरना मत, ना रीवैल्यूएशन में, ना रियलाइजेशन में, ना पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि देख बुक 3 में तो कोई जर्नल एंट्री है ही नहीं, बुक 2 में आनी ही जर्नल एंट्री है। सिर्फ बच्चा बुक 1 से डरता है, क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आता है बट जर्नल एंट्री नहीं आती, रियलाइजेशन अकाउंट तो आता है बट जर्नल एंट्री नहीं आती, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे बट जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों? वो डर को निकालना है। डन? समझ आ गया? हाँ, वो करना, इसकी एंट्री पहली बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। डन? मैंने लिखा है ना वाइस वर्सा। डन? समझ आ गया? सारी एंट्री सॉर्टेड। इसमें ऐसा कुछ जो हमने छोड़ दिया हो? अब आते हैं IOD। अब हम आते हैं IOD। इसका इस पूरे पीएल एप्रोप्रिएशन में 2 टॉपिक रह गए हैं, दैट इज वन इज IOD एंड सेकंड वन इज गारंटी। एडजस्टमेंट तो अलग उसमें करेंगे ना, कोई बात। अभी फिलहाल हम करते हैं IOD। पोस्ट करना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अब ड्राइंग 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? अगर मैं कैपिटल में से ड्राइंग निकाल रही हूं तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर मेंशन ना हो तो कभी भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं होती, हमेशा क्या होती है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। डन? अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पर हम कभी भी ब्याज नहीं देते। आपको समझ नहीं आया? पहले इधर देख, मैंने और कोमल मैम ने 10 लाख रुपए लगा के ये इंस्टीट्यूट चलाया, वो हमारी कैपिटल थी। अब मान ले मैं लाख रुपए आज विड्रॉ कर रही हूँ ये कह के कि मैं अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रही हूँ। 5 लाख मेरा था, 5 लाख कोमल मैम का। अगर मैं वो लाख रुपए ड्रॉइंग निकाल रही हूँ पहली बार तो मेरी कैपिटल घटेगी, और जो वो लाख रुपए मैंने कैपिटल में से ड्रॉइंग विड्रॉ करा तो उस पर मैं ब्याज, क्योंकि वो तो मैंने कैपिटल घटवा दी। बट अगर मैं लाख रुपए निकाल रही हूँ और कह रही हूँ जो इस साल का प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस कर ली तो मेरा क्या होगा? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और उस पर IOC मुझे देना पड़े, IOD मुझे देना पड़ेगा, उससे मेरी कैपिटल घटेगी नहीं। अब एक बार जो वो दिए हुए हैं उसमें IOC और IOD का, IOC अगेंस्ट प्रॉफिट, IOC अगेंस्ट कैपिटल, IOD अगेंस्ट प्रॉफिट और IOD अगेंस्ट कैपिटल का डिफरेंस देख लो। समझ आ गया? सारे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। डन? अब ये तय है कि अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करती हूँ तो मुझे क्या देना पड़ता है? ब्याज। मुझे क्या देना पड़ता है? ब्याज। IOD इज ए इनकम फ्रॉम फर्म्स पर्सपेक्टिव, बट IOD मेरी कैपिटल को घटाता है। इतनी बात भी समझ आ गई? IOC इज इनकम, मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा, बट फर्म के एंगल से वो उसका खर्चा है वो उसका घटाएगा। डन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मैंने ये कह दिया, पहला केस, मैंने ना 70,000 रुपये निकाले हैं साल में, एक अमाउंट दे रखा है 70,000 निकाले टोटल, वो मेरी क्या हो गई? ड्राइंग। तो उसमें मैं IOD कैसे लूँगी? करेक्ट। अगर मान लो 6% लिखा हो, 10% लिखा हुआ है, 10% पर एनम लिखा हुआ है, दिस पर एनम वर्ड विद पर रेट अगर गिवन हो पर एनम के साथ, या रेट अगर गिवन हो विदाउट पर एनम, दोनों मेक्स अ डिफरेंस। अगर 10% लिखा है तो मतलब मुझे पूरे साल से मतलब ही नहीं है। तूने 70,000 निकाले हैं ना तो मैं फ्लैट 10% लूंगी, इररिस्पेक्टिव तूने कभी भी निकाले। तो मैं 70,000 का 10% 7,000 IOD ले लूंगी। बट अगर यार पर एनम है, पूरे साल का 10% है, मैंने 70,000 निकाले और मुझे क्या पता मैंने कैसे निकाले, तो हम किस बेसिस पे लेंगे? एवरेज बेसिस पे। किस बेसिस पे लेंगे? एवरेज बेसिस पे। हम कहेंगे क्योंकि ये पर एनम वर्ड है और हमें डेट मिसिंग है, हमें डेट
अगर पर एनम वर्ड भी और डेट भी मिसिंग है तो कोई एवरेज नहीं लगेगा, फिर तो डेट मिसिंग है, कैलकुलेट कर लो मंथ। अब तो डेट ही नहीं है ना, तो मैं कैसे मंथ कैलकुलेट करूं? तो मैं 70,000 का 10% का 6/12 3,500 रुपये IOD निकाल लूंगी। इतनी बात समझ आ गई? ये तो एक ही था 70,000, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कह रही हूँ मैं 7,000 रुपये पर मंथ निकाल रही हूँ डेली, हर महीने। तो जो 7,000 रुपये मैंने अप्रैल में निकाले वो तो मैंने पूरे साल 12 महीने भरते यूज करे, राइट। और जो मैंने 7,000 रुपये एंड मार्च में निकाले वो तो मैंने सिर्फ 1 मंथ यूज करा। इसका तो मुझे पूरे साल का देना चाहिए ब्याज, और इसका तो मुझे सिर्फ 1 महीने का देना चाहिए ब्याज। और इसका 11 का, इसका 10 का, इसका 9 का, क्या मैं 12 आइटम निकालूंगी? और तुम्हें 7,000 पर मंथ लग रहा है तो छोटा वैल्यू लग रहा होगा। व्हाट इफ मैं बहुत बड़ी पार्टनरशिप हूं और मैं 70 लाख रुपए पर मंथ निकाल रही हूं? समझ आया? तो इस जहां पर अमाउंट इक्वल हो और इक्वल इंटरवल पे निकाल रही हो तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? ये। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7,000 रुपये निकाले पर मंथ, मैंने 7,000 रुपये निकाले पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की 1 तारीख को। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितनी करी मैंने? 7,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 12। यहां मैं वो एवरेज निकालूंगी इसके अकॉर्डिंग। मैं मंथ के बिगिनिंग में निकाल रही हूँ ना, तो मैंने पहली ड्राइंग कब करी? तो मेरे कितने महीने बाकी हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करूंगी? 1 मार्च। तो मेरे कितने महीने बैठे? 1 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2, 6.5। तो कितना आ जाएगा? 6.5। व्हाट इफ मैं 7,000 निकाल रही हूँ, 10% का ही ब्याज है, बट मैं 7,000 ना हर महीने की एंड तारीख में निकाल रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30th ऑफ अप्रैल। तो मेरे कितने महीने बचे? 11। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? तो कितने मंथ बचे? अपॉन में 11 अपॉन में, तो मैं 5.5 महीने का ऑन एन एवरेज इस अमाउंट का 10% 5.5 महीने का लूंगी। ऐसे ही मिड, अगर कोई भी मंथली हो, क्वार्टरली हो, मिड में निकालते हैं तो 6/12 होता है, एवरेज 6/12 है। अब मान लो मैं क्वार्टरली निकाल रही हूँ और क्वार्टर के एंड में निकाल रही हूँ, मैं क्या 7,000 ही निकाल रही हूँ बट मंथली नहीं निकाल रही, क्वार्टरली निकाल रही हूँ। एक क्वार्टर कितने? एक क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं हर क्वार्टर निकाल रही हूँ, तो मैं 4 बार निकाल रही हूँ। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12, ये अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा। पहली ड्राइंग कब करूंगी? मैं क्वार्टर के एंड में निकाल रही हूँ, तो मैंने अप्रैल में जून के एंड में निकाला, तो मेरे पास कितने महीने बचे? 9। यहाँ कब निकाला? एंड में। मेरे पास कितने महीने बचे? 0 अपॉन में 2, तो कितने आए? 4.5। व्हाट इफ मैं अप्रैल और जनवरी में निकालती बिगिनिंग? तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3, 1 2 3 अपॉन में 2, 15/2 7.5। डन। ये तो है इजी पीजी। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर ट्विस्ट। व्हाट इफ मैंने पहली ड्राइंग ही 1 अगस्त तक करी हो? व्हाट इफ मेरा साल ही
समझ आया? बैक एक्सरसाइज निकालो। बैक एक्सरसाइज का मैं हाइपोथेटिकल केस में तुम्हें बैक एक्सरसाइज क्या कह रहे हो बच्चा? मैं क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रही हूँ। तो क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 जून, सॉरी 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। क्वार्टर के बिगिनिंग में मतलब क्वार्टर के बिल्कुल शुरुआत में निकाल रही हूँ। यानी मैंने 1 अप्रैल को निकाली तो मेरा पूरा अप्रैल नहीं पड़ा, मेरे तो पूरे 12 महीने बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा भी तो आज तो साल शुरू ही हुआ है। 1 अप्रैल को मैं 7000 निकाल के ले गई तो मैंने पूरे 12 महीने बचे, और लास्ट मैंने 1 जनवरी को निकाला तो मेरे 3 महीने बचे। और अगर मिड ऑफ द क्वार्टर आ जाए तो 6/12, एंड ऑफ द क्वार्टर आ जाए तो 4.5। डन? समझ आया? बट अभी मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, जो तुम्हारा चैप्टर 1 पेज नंबर 1.100 41 42 43 बैक एक्सरसाइज 41 42 43। एक बार यहाँ पर देखो 42 पढ़ रही। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर्स प्रॉफिट इक्वली। ए ना विड्रॉ कर रहा है 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है। तो यहाँ पर कितने निकाल रहे हैं वो? कितने हजार रुपए निकाल रहे हैं? 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 ही करूंगी, वो तो और तो निकाल ही नहीं रहा। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, वो कह रहे 6 महीने के लिए एंडेड 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक ही निकाल रहा हूँ। कैलकुलेट आई और डी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, मतलब मेरा साल भी कब खत्म हो रहा है? तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग जब हुई तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 6 प्लस 0 में 2 तो 3, तो यहाँ पर 3 आ जाए। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट 43, बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। सी रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। कैलकुलेट आईओडी 12% फॉर द एंडेड 31 मार्च 2024। अब भी वही कर रहा है, बट पहली ड्राइंग करी, अब कितने महीने बचे? और दूसरी ड्राइंग बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है? बिगिनिंग में कर रहा है ना। और दूसरी ड्राइंग करी उसने कब करी होगी? 6 महीने करी ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में करी तो सितंबर का भी तो पूरा ही महीना काउंट करेगा ना तू, तो 7 महीने नहीं बचे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 12 प्लस 7/2 तो 19/2 9.5। 42 में ना 2.5 मंथ्स दे रहे हैं। ए और बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। इसी पीएल एप्रोप्रिएशन में एक टॉपिक है गारंटी। ए, बी, सी ये तीनों क्या है? इंडिविजुअल पार्टनर, और इनकी फर्म क्या है? एबीसी। गारंटी मीन्स एश्योरिटी। कौन किसको एश्योरिटी दे रहा है वो हम देखेंगे। मैम ए बी को भी दे सकता है, ये बी फर्म को भी दे सकता है, और फर्म सी को भी दे सकती है, कोई किसी को भी गारंटी दे सकता है। तो गारंटी जो होता है वो 3 टाइप की होती है। पार्टनर ने फर्म को दी, फर्म ने पार्टनर को दी, और पार्टनर ने पार्टनर को दी। बट ये तीनों टाइप की गारंटी की प्रायोरिटी है। पहली बात तो क्वेश्चन में तीनों टाइप की गारंटी आती नहीं, बट हम एज्यूम कर ले कि आ गई, तीनों ने दे रखी है, वो नंबर वाइज कैसे भी दे रखी है ऊपर नीचे, बट हमें ट्रीटमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे ही करनी होती है। The first priority is when a partner gives guarantee to the firm. When the partners give guarantee to firm, partner firm को गारंटी दे रहा है। मैं आर्यन और
और ओजस पार्टनर है और ओजस कह रहा है मैं सीए हूँ, सीए। अगर तुमने मेरे को मेरी अपनी फर्म में रखा ना तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए सालाना सिर्फ मैं अपने बेसिस पे तुम्हें कमवा दूंगी। तो कौन किसको गारंटी दे रहा है? पार्टनर फर्म को दे रहा है कि ना मैं अपने कारण तुम्हें आन करा दूंगा और उसके कारण हमें सिर्फ 30,000 के ही कस्टमर मिले। तो 20,000 की क्या रह गई? एफिशिएंसी। हम कहेंगे देख तूने गारंटी दिया था तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? तो घटेगी तो क्या आएगी? तो ओजस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। हमारा यहाँ पर 7 लाख में उसने 30,000 तो कमवा के दिए, यानी इसमें 30,000 प्लस है ना, बट प्लस तो 50,000 होने थे, यानी ये 7,20 होना था और ये है कितना? 7 लाख। तूने हमें गारंटी दी थी 50,000 की और 30,000 तो तूने कमा के दिए, जो 30,000 इसमें इंक्लूड है। तूने 20,000 हमें कमा के नहीं दिए, हमें तो भाई 20,000 हम तेरे से ले लेंगे, 20,000 हम तुझसे ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय ओजस कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी हमने ले ली। ये समझ आई? ये समझ आई? सिर्फ यही डेफिशिएंसी यहाँ आती है और जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी है वो दोनों यहाँ ट्रीट होती है। पहली प्रायोरिटी होती है when a partners give guarantee to the firm, दूसरी होती है when firms give guarantee to the partner, when firms give guarantee to the partner। ये फर्म गारंटी दे रहा है सी को। कैसी? सुन, तू ना ज्यादा थिरक मत के चारों दो, तू यहीं रुक। हम तुझे गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को 3 लाख रुपए पक्का पक्का बचेगा। अब इस लैंग्वेज में भी ट्विस्ट है, कभी कभी ना लिख देते हैं 3 लाख इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, 3 लाख इंक्लूडिंग सैलरी भी इंटरेस्ट भी, 3 लाख एक्सक्लूडिंग कमीशन। इंक्लूड और एक्सक्लूड का वर्ड देख लेना, अगर इंक्लूड है तो उसे प्लस कर लेना, साइड में देख लेना 3 लाख बन रहा है नहीं बन रहा, एक्सक्लूड है तो मत करना। यहाँ पर प्रॉफिट बटेगा ना। ये करने के बाद टू गेन ट्रांसफर टू ए बी सी, ए बी सी। ये सारा करने के बाद ए बी और सी, इसके पास आया 1 लाख, इसके पास आया 1,40,000 और इसके पास आया 1.5 लाख। फर्म गिव्स गारंटी टू सी कि तू किसी भी हालत में 1,70 लेगा ही लेगा और आगे कुछ नहीं लिख रखा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं लिख रखा। यानी उसे कितने कमाने चाहिए थे? प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? आया कितना? 20,000 कौन देगा? अब ये तो तय है कि सी के अलावा पार्टनर ए और बी बने, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि ए और बी देंगे, बट इन विच रेशियो? रेशियो गिवन नहीं है, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है ना। मान लें इनकी 5-3-2 थी, 5-3-2, तो 2 वाला हट गया और रेशियो गिवन नहीं है तो 5 और 3 में देंगे, ठीक है। और अगर रेशियो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। समझ आ गया? समझ आ गया? तो इसका मान लो हमने कह दिया एनी डेफिशिएंसी borne by ए ओनली। क्या लिखा? सिर्फ ए ही बियर करेगा। अच्छा वो तो पार्टनर टू पार्टनर, ए टू बी यार, ए एंड सी इक्वल, ए एंड बी इक्वली। तो ना यहाँ पर ना 20,000 ऐसे प्लस मत दिखा के आओ, +10 ये रूल है। टोटल नहीं दिखा के आना, जितना उससे लेगा, अगर इससे 12 और 8 ले रहा है तो 12 और 8 प्लस अलग अलग करके दिखाना। डन। तो यहाँ पे -10,000 हो जाएगा और यहाँ पे -10,000 हो जाएगा, यहाँ पे +10,000 +10,000। डन।
ये कौन सी हो गई? फर्म टू पार्टनर। थर्ड आती है पार्टनर टू पार्टनर। किसने किसको गारंटी दी थी? ए ने बी को। ए ने बी को गारंटी दी थी कि तू 1.40 तो पक्का पक्का कमा लेगा। अगर हम देखो उसने कितनी गारंटी दी थी? 1.40 की। कितनी गारंटी दी थी? अगर तुम पहले कंसिडर करते ना तो तुम कहते मैडम 1.40 तो वो कमा ही रहा है, ठीक तो है, बट प्रियोरिटी के हिसाब से चलेंगे। अब तो उसके 10,000 कम हो गए, तो अब इसके अंदर प्लस 10,000 दोबारा होंगे और इसके माइनस 10,000 दोबारा जाएंगे। समझ आया? प्रियोरिटी वाइज चलोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आंसर गड़बड़ आएगा। डन। गारंटी कौन किसको कैसे देता समझ आया? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग समझ आया? सिर्फ ये वाली गारंटी यहाँ इफेक्ट आता है और ये दोनों गारंटी यहाँ। सॉर्टेड। इस चैप्टर में अब एक चीज बची है, कैपिटल अकाउंट आर ऑफ फिक्स्ड एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन द कैपिटल अकाउंट आर in fluctuating account we only have to make that is partners capital account, but if the partners capital account are fixed account then we have to make one partners capital account and one current account. जो सारी ट्रांजैक्शन दे रहे हो तुम, सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, सब कहाँ से दोगे? कैपिटल अकाउंट के टच। डन। पक्का नोट्स दिखाना। इस वाले नोट्स में जो हमने अप्रैल में करे थे, इसमें क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब दोनों प्रिंसिपल और एजेंट है, एक दूसरे के डेफिनेशन बताती है कि कोई किसी के भी आप पे भी काम करेगा। यहाँ पर अकाउंटिंग व्यू से पार्टनरशिप सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, बट लीगल व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसीलिए उनके पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर सकते हैं। मतलब अगर मेरी ओजस की और आर्यन की कोई पार्टनरशिप है और हमें 4 करोड़ देना था, हम नहीं दे पाए, तो मेरे पर्सनल एसेट्स ओजस के और आर्यन के अटैच होकर उसे वाइंड अप करा जा सकता है। पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म और टू हैव पार्टनरशिप डीड, बट हाँ अगर तुम्हें सेफर साइड पे रहना है तो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होती है तो ही तो फर्म किसी और के ऊपर केस कर सकती है, कोई और फर्म के ऊपर केस कर सकता है, पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर सकता है और फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है। अगर मान ले मैंने कोई धोखाधड़ी कर दी तो मेरी फर्म ओजस, मेरी और आनंद की फर्म मुझ पे केस, क्योंकि मेरी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है। डन। If there is a partnership deed between partners, अगर if there is a partnership deed between partners, then there is no question on any clause. Do whatever you want to do. मैं ओजस और आर्यन जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हैं, रेट ऑफ ड्राइंग रख सकते हैं, रेट ऑफ लोन कुछ भी रख सकते हैं जो हमारा मन चाहे। हम बॉस हैं। बट अगर डीड नहीं है तो ना ही किसी को सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही आईओसी मिलेगी, ना ही आईओडी मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर होंगे। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो 6% है। अगर फर्म ने उसको लोन दे रखा है तो उसका ब्याज मैं ले नहीं सकती। अगर उसने मुझे दे रखा है तो मैं उसे 6% पर एनम देने के लिए, हाँ भले ही। डन। अच्छा, अगर हमारे बीच में डीड नहीं है और पलक कहती है मुझे पार्टनर बना लो, मैं और ओजस तो रेडी हैं, बट आर्यन रेडी नहीं है। आर्यन कह रहे नहीं मैं तो पलक को नहीं घुसाऊंगा, तो हम नहीं कर सकते। कह रहे छोड़ दो, हमारी पार्टनरशिप में पलक नहीं एंटर कर सकती। डन। अच्छा, पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क होता है हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट पेड टू आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं। इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, लॉस बढ़ जाएगा। डन। पीएल एप्रोप्रिएशन कर लिया,
अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप कर लिए, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. नाउ द क्वेश्चन कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाउ वी ट्रीट IOD, IOC, सैलरी कमीशन. दिस इन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. अब पता चल गया क्या होता है. पार्टनर्स ड्राइंग को फॉर्मूला समझ आ गया. अनइक्वल पर एनम रेट ये सब करा चुकी, सैलरी कमीशन करा चुकी बिफोर और आफ्टर. ठीक है. IOC बता चुकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज पेबल ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ देयर इज नो एडिशन टू कैपिटल और विड्रॉन टू कैपिटल. अगर कोई डीड नहीं है तो IOC नहीं दिया जाएगा, अगर डीड है और स्पेसिफाइड है तो नो IOC. ये सब करा चुकी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं करा है. डन. अब सिर्फ क्या रह गया, एडजस्टमेंट टेबल. ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे IOD लगता है क्योंकि वो तो मैंने अपनी खुद की कैपिटल निकाली, तो मैं क्यों ब्याज दूं. मैंने तो अपनी कैपिटल घटाई है, मैंने जैसे मांगा थोड़ी ना है. डन. नाउ वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन.